वो एक गांव था। वहां पे मिट्टी के घर में गोविंद और सुजाता रहा करते थे। वो वहीं पे एक छोटी सी जमीन पे खेतीबाड़ी किया करते थे। उनकी बेटी अनामिका थी, जिसकी शादी करा के उन्होंने उसे शहर भेज दिया था। ए जी, एक बार बहन जी को फोन लगाइए, हमारी गर्भवती बेटी की हालचाल पूछिए। उसमें सोचने की कोई बात नहीं सुजाता, बहन जी बहुत अच्छी इंसान है। पिछली बार जब गया था मिलने तो देखा था वो हमारी बेटी से एक काम नहीं करवाती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सास माँ बन गई है? शारदा दीदी सिर्फ सास ही नहीं है, वो एक माँ जैसी है, तुमसे बेहतर ख्याल रखती है। ये बात सुनकर सुजाता मन ही मन बहुत खुश होती है। मतलब हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। इस तरह कहकर वो दोनों खुश होते हैं। उधर शहर में अपने घर के बिल्डिंग के चारों तरफ घूम घूम के शारदा घर का कामकाज कर रही होती है। उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ के उसके पति प्रसाद उसके पीछे पीछे घूम रहे थे और किसी चीज के लिए वो अनुरोध कर रहे थे। शारदा, मैं भूखा हूँ, एक बार माफ कर दो और खाने के लिए कुछ दे दो। मैं कभी भी गर्भवती बहू को काम करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं अपना काम अपने से ही करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक किस दे सकती हूँ। जब बेटा और बहू आसपास नहीं होंगे तो मैं खाना नहीं दे सकती, ऐसा तक कि पीने के लिए पानी भी। शारदा जितनी बार ना कह रही थी, प्रसाद उतने ही दफे विनती किए जा रहे थे। ऐसा मत करो, मेरी शरीर बहुत भारी है, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। समय पे नहीं खाता हूँ तो पूरे पेट में गैस भर जाता है, फिर तो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। एक चक्कू लेके आपके पेट में छेद कर दूंगी और पूरा गैस निकाल दूंगी, लेकिन खाना नहीं दूंगी। उसके बाद भी अगर आप मेरा पल्लू पकड़ के पूरा घर घूमेंगे तो भी मुझे आप पर दया नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। इतना कहकर शारदा हॉल में आ जाती है। 7 महीने की गर्भवती अनामिका सोफे पे बैठकर आराम से टीवी देख रही होती है। सासू माँ के पल्लू पकड़ के ससुर जी प्रसाद घूम रहे हैं, ये देखकर बहू अनामिका मुस्कुराती है। बिना खाना पानी के देखकर उसे ससुर जी पे बहुत दया आती है। फिर अपनी सासू माँ से कहने लगती है, माँ जी, कम से कम मेरे खातिर पिताजी को माफ कर दीजिए, थोड़ा सा पानी और थोड़ा खाना उन्हें दे दीजिए ना। बहू, तुम बीच में मत आओ, तुम अपना टीवी देखो। शारदा, अगर तुम ऐसा की फिर शहर के हॉस्टल में रहने वाली हमारी दोनों बेटियों को मैं फोन करके सब बता दूंगा। फिर डायरेक्टली मैं आपको डांटूंगी और फोन पर आपकी बेटियों को डांट लूंगी। पिताजी, छत पे मैंने चिप्स रखा है, एक बार जाके देखिए जरा तो। जा, बहू ने अच्छे से याद दिलाई मुझे, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। इस तरह से कहने पे प्रसाद गुस्से से शारदा का आंचल छोड़ देते हैं और वहाँ से छत पे चले जाते हैं। छत पे एक बिस्तर के नीचे चिप्स सूखने के लिए रखे गए थे। बेड के नीचे उन्होंने देखा कि बिरयानी पैकेट है और पानी का बोतल भी। सच में बहू मेरी माँ है माँ। शारदा खाना नहीं दे रही थी क्योंकि मैंने उसे काम करने को कहा था, लेकिन बहू बिरयानी और पानी का बोतल मेरे लिए पहले से इंतजाम करके रखी। अब पापड़ सुखा रहा हूँ कहकर मैं यहाँ बैठ के आराम से खा सकता हूँ। ऐसा सोचकर प्रसाद जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगते हैं। फिर उन्हें दिख जाती है उनकी 2 बेटियां, मीता और रीता, जो शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दोनों ही मॉडर्न ड्रेस पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी देखने में। बहन, चलो 5 दिनों की छुट्टियां कॉलेज में, हम घर चलते हैं और जाकर अपनी भाभी को हम चढ़ाते हैं। हाँ बहन, और क्या, गाँव की बहू रानी यहाँ पर गर्भवती है, हम वहाँ पे जाके रानियों की तरह रहेंगे और उससे सारा काम करवाएंगे। तो कब हम घर चले, आज चले कि कल चले? तो सोचना क्या, 1 घंटे में हम निकलते हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे और रात से उसे चिढ़ाना शुरू कर देंगे। इस तरह सोचकर वो हॉस्टल से अपना लगेज बैग लेकर निकल जाती है। उधर शारदा हॉल में आके देखती है कि 7 महीने की गर्भवती अनामिका एक हाथ में खाने का प्लेट और दूसरे हाथ में पानी का बोतल लेकर रमेश, जो सोफे पे बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था, उसके तरफ जा रही है। ये देखकर शारदा को रमेश पे गुस्सा आता है। गुस्से से वो लाल पीली होकर सीधा रमेश के पास जाकर कहती है, अरे बेटा, पहले ही मैंने तुम्हें कहा था ना, बहू 7 महीने की गर्भवती है, कोई भारी चीज उसे नहीं उठाना है, समझ नहीं आता? ओफो माँ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बहू अगर ये प्लेट और ये पानी का
बोतल लेकर आ जाती है। इसे बिल्कुल काम भी नहीं कहते। और इसका वेट ही कितना है बताओ? उन्होंने लाने के लिए नहीं कहा था माँ जी, मैंने पूछा तो उन्होंने बस हाँ कहा। बहू, तुम कुछ मत ही कहो। और बेटा, ये सब बात मुझे मत सिखाओ। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। जो दूंगी वही खाना है, नहीं तो। ये बात चली रही थी, तब तक वहाँ पे प्रसाद आ जाते हैं। नहीं तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव है। मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता है आखिर में हुआ क्या। देर किस बात की शारदा, बेटे को पूरी बात बताओ। परसों तुम्हारे पिताजी बगीचे में झूले पे बैठ के गर्भवती बहू को न्यूज़पेपर लाने को कहा था। फिर क्या तुम्हारी माँ ने देख लिया? फिर कल पूरा दिन मुझे खाना नहीं मिला। अनामिका, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, मैं बाद में खाऊंगा। इस तरह कहने पे अनामिका खाना लेके वहाँ से वापस चली जाती है। उसी दिन शाम के वक्त शारदा की दोनों बेटियां मीता और रीता कार से आके घर के सामने उतरती है। मीता जैसे ही पैसा देती है, ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। रीता आके दरवाजा खटखटाती है। अनामिका आके दरवाजा खोलती है। शहर से आई ननदों को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। रीता, मीता, तुम लोग कब आए? असल में भाभी, हम सुबह आ गए, फिर पूरा गांव घूमने के बाद अभी घर आ रहे हैं। ऐसा कहकर रीता अंदर चली जाती है। भाभी, हम बहुत थक के आए हैं जर्नी से, हमारा लगेज लेके कमरे में रख दीजिए ना। अभी मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ रीता, अभी भारी चीज नहीं उठा सकती। 7 महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही दुनिया में गर्भवती हो। जाओ, जाके लेकर आओ। वो थोड़ा गुस्से से इस तरह से कहती है। तब तक शारदा रीता को घर के अंदर ले आती है। देखो माँ, तुम्हारी गांव की गर्भवती बहू जुबान लड़ा रही है। अरे माँ जी, मैंने ही उसे कहा है इस तरह कहने के लिए। जाओ, जाके अपना अपना बैग उठाकर लेकर आओ। इस तरह शारदा का कड़क जवाब मिलने पे रीता और मीता जाकर अपना अपना लगेज बैग लेकर अंदर चली जाती है। अनामिका पे उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। फिर एक दिन शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों लैंड रजिस्ट्रेशन के काम के लिए बाहर गए होते हैं। बहन, ये अच्छा मौका है हमारी गर्भवती गांव की बहू से काम करवाने का। दोनों इस तरह सोचती है, पर उन्हें यही नहीं पता था कि उनकी माँ शारदा ने घर पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। फिर सोफे पे बैठकर, भाभी, हमारे कमरे में लगेज बैग रखा हुआ है, दोनों एक साथ उठा के ले आओ, जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका उनके कमरे में चली जाती है और दोनों हाथों से उन दोनों के लगेज बैग को उठा के हॉल में ले आती है। फिर उसे सोफे पे उठा के रखती है। जाओ, जाके मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट लेकर आओ। इस तरह कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका ब्रेड ऑमलेट लाके देती है। तुरंत वो अनामिका से पानी मांगती है तो अनामिका फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल लाके देती है। मालिनी जानबूझ के पानी का बोतल नीचे गिरा देती है। पूरा पानी नीचे बहने लगता है। हमारा मुंह नहीं देख के जाके कपड़े लाके से पोंछो भाभी। पहले से अनामिका बहुत ज्यादा थक चुकी थी, फिर भी थोड़ा हिम्मत जुटा के वो कपड़े लाके पूरा पानी साफ करती है। बहुत पोंछ लिया, जाके जूस ले आओ। मुझसे नहीं होगा मीता, मैं जा रही हूँ सोने। इस तरह कहने पे मीता और रीता उसे बहुत डांटती है। जो कुछ वहाँ हो रहा था सब रिकॉर्ड हो रहा था। उधर अनामिका बहुत रोती है, फिर वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। देखकर मीता और रीता बहुत हंसती है। 1 घंटे के बाद शारदा, प्रसाद, रमेश सब घर लौट आते हैं। शारदा को अनामिका कहीं दिखी नहीं। रमेश और प्रसाद आके सोफे पे बैठ गए। मीता, तुम्हारी भाभी कहाँ है? आप लोग जब से गई हैं वो सो ही रही है, अभी तक तो वो बाहर नहीं आई। बेटियों की बातों पे शारदा को भरोसा नहीं होता है। वो अपना सेल फोन खोल के सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग देखने लगती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां किस तरह से गर्भवती बहुरानी से बर्ताव की है, उससे काम करवाई है। वो रिकॉर्डिंग उन दोनों को दिखाती है। वो शर्म के मारे सर झुका लेती है। फिर गुस्से से शारदा कहने लगती है, जिसे मैंने जन्म दिया है वो कैसे है मुझे पता है, इसीलिए पहले से सब बंदोबस्त करके रखी थी। मुझे शर्म आ रही है कहने में कि तुम लोग मेरी बेटी हो। तुम लोग को क्या लगता है 7 महीने की गर्भवती महिला को इतना काम करना आसान है? शारदा अंदर चली जाती है। रीता और मीता आश्चर्य होकर एक दूसरे को देखने लगती है। शारदा लगेज बैग लाके रस्सी से उन दोनों के कमर में बांध देती है। एक बोतल पानी नीचे गिरा देती है। प्रसाद को समझ में नहीं आ रहा था कि शारदा आखिर में कर क्या रही है। अब तुम दोनों इस पानी को साफ करो, इस तरह कहती है, पर लगेज बैग के वजन की वजह से उनसे ये हो नहीं पाता।
ये वजन नहीं उठ पा रहा है, हम साफ करेंगे कैसे माँ? लेकिन तुम लोग तो मेरी बहू से सब करवाई हो। शर्मिंदगी के मारे वो अपना सर झुका लेती है। बेटी होकर पैदा होना बहुत किस्मत की बात है। अच्छे से रहो, अच्छी पत्नी बनो, माँ बन के एक नए जान को जन्म दो, फिर दादा दादी बन के अच्छे से खुशी खुशी ऊपर जाओ। ये बातें सुन के रीता और मीता समझ जाती है कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है। उस दिन से वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है और पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बगीचे में बछड़े को अच्छे से खेलते हुए देखकर शारदा बहुत उत्साहित होती है। तभी खेत में काम करने वाला गोविंद परेशान होकर भागते भागते उसके पास आता है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे देखकर, क्या हुआ गोविंद? मालकिन, रमेश बाबू हमारी छोटी मैडम अनामिका से मंदिर में शादी कर रहे हैं। ये सुनकर शारदा आश्चर्य होकर देखने लगती है। मालकिन, अगर आप नहीं गई तो वो अनामिका को घर पे ले आएंगे, जो आपके भाई की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। उसकी बातें सुनकर शारदा पहले खुद को संभालती है, फिर वो बगीचे से सीधा टीवी के पास जाती है। वही टेबल पे फोन रखा हुआ था। जल्दी से उस फोन को उठाकर अपने पति प्रसाद को फोन लगाती है। उधर से प्रसाद, हेलो, कौन? अजी, मैं शारदा बोल रही हूँ। बताओ शारदा, क्या हुआ? अभी फोन किया? मैं आपको बताऊंगी आखिर में क्या हुआ है। पहले आप भागकर मंदिर जाइए, मैं भी पीछे पीछे आती हूँ। अंधेरे में अभी अगर मंदिर जाऊंगा तो गायों को लेकर घर कौन आएगा? वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो सीधा घर आ जाएंगे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए। पहले आप वहाँ से मंदिर जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। घबराते हुए कहकर शारदा फोन रख देती है। फिर शारदा घर से सीधा मंदिर की तरफ रवाना होती है। उधर प्रसाद भी खेत में सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भागते हुए सीधा मंदिर पहुँचते हैं। उधर मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के सामने रमेश और अनामिका माला बदलते हैं और खड़े होकर वहीं आसपास देख रहे होते हैं। आपके माँ पिताजी को बिना बताए इस तरह से हमें शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस तरह से छुप छुपा के शादी नहीं करना चाहता हूँ अनामिका। मेरे पिताजी हमारे प्यार के बारे में समझ सकते हैं, पर मेरी माँ नहीं समझेगी। जब आपकी माँ समझ जाएंगी तभी हम शादी करेंगे ना। अभी वो सोचती है कि तुम उनके दूर के रिश्तेदार वाले भाई के मौत के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें नौकरानी बना के रखी है। अगर हमारे प्यार के बारे में उन्हें पता चला तो क्या वो खुशी खुशी हमें शादी करने देगी? तुम्हें लगता है ये? मुझे लगता है वो एक न एक दिन हमारी शादी जरूर करवाएंगी। इसीलिए हम यहाँ पे छुप छुप के अभी शादी कर रहे हैं। आपकी माँ मुझ पे बहुत नाराज होंगी अगर हम इस तरह से यहाँ पे मंदिर में शादी किए। तो क्या वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? जरूर वो तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करेगी। तुम तो जानती हो वो मुझे कितना प्यार करती है। वो तो पता है। अगर वो अभी हमसे नाराज हो भी गई, अपने से दूर कर भी दी, फिर जब नाती पोती होगी तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, उनका मन बहल जाएगा। वो खुद आएंगी, हमें अपना के अपने साथ ले जाएगी। तुम देख लेना अनामिका। भले ही रमेश इस तरह कह रहा था, पर पुजारी परमेश्वर मंत्र पढ़े जा रहे थे। मंगलसूत्र लाकर रमेश के हाथों में पहनाने के लिए देते हैं। तभी शारदा और प्रसाद भागते हुए मंदिर की सीढ़ियों के पास आते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। क्या हुआ शारदा? तुम इस तरह से फोन करके मुझे खेत से बुलाई और भागते हुए मंदिर को आने को कही। आखिर में माजरा क्या है? हमारा बेटा रमेश हमें बिना बताए मंदिर में जाके अनामिका से शादी कर रहा है। ऐसा किसने बताया तुम्हें? गोविंद, जो हमारे खेत में मजदूरी का काम करता है, उसी ने आके बताया। अगर ये सच है तो तुम और गोविंद बच जाओगी, और अगर ये झूठ निकला फिर तुम और गोविंद की मौत मेरे हाथ में लिखी है। इस तरह कहते हुए वो रमेश के पास आते हैं। हाथ में रमेश का मंगलसूत्र देखकर वो आश्चर्य हो जाते हैं। अपने माता पिता को वहाँ देखकर रमेश बहुत खुश होता है, पर शारदा बहुत गुस्से से अनामिका के पास आती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका रोने लगती है। पापी औरत, पैदा हुई तो अपनी माँ को खा गई, बड़ी हुई तो अपने बाप को खा गई,
और अब क्या चाहती हो? तुम मेरे बेटे को भी छीन लेना। इस तरह की बातें सुनकर अनामिका, प्लीज इस तरह की बातें मत कहिए। मैंने कितनी बार कही थी, मेरी बात एक नहीं सुनी। रमेश ने खुद मुझे यहाँ शादी के लिए मंदिर ले आए। बेटा रमेश, ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती है। माँ, एक बात सुन लो, अनामिका के बिना मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर ये तुम्हारा फैसला है, फिर ये लड़की मेरे घर में कतई नहीं रह सकती है। शारदा, गुस्सा काबू में करो। गुस्सा नहीं है जी, अफसोस है, तकलीफ है। ये मेरे भैया भाभी की जान ली है। अब मेरा खुद का बेटा कह रहा है कि इसे वो घर का बहू बना के ले आएगा। अनामिका हमारी बहू बनने से पहले याद रखना, वो हमारी रिश्तेदार भी है। मैंने उसे कभी भी अपना रिश्तेदार नहीं सोचा। घर की नौकरानी बना के रखी हूँ और इसीलिए खाने देती हूँ। बहुत हो गया माँ, मेरी पत्नी को तुम नौकरानी कहोगी तो मैं मानूंगा नहीं। उसे शादी करने के बाद घर मत आना। अगर शादी करनी है तो शादी करके उसे कहीं हमसे दूर ले जाके उसके साथ रहना। इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। अब कुछ कहने को था नहीं, इसीलिए प्रसाद भी शारदा के पीछे पीछे चले जाते हैं। अनामिका ये सब कुछ देखकर रोने लगती है। पंडित जी फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रमेश खुशी खुशी अनामिका के गले में मंगलसूत्र डालता है। शादी के बाद दोनों देवी माँ का आशीर्वाद लेके शारदा के घर वापस आते हैं। घर के बाहर उनके सूटकेस, कपड़े, 2-3 बर्तन सब फेंके हुए थे। गोविंद वहीं पे एक गाय और बछड़ा लेकर खड़ा था। शारदा गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रही थी। माँ, एक बार मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तुम सुन तो लो। तुम्हारी माँ मर चुकी है बेटा। ये गाय और ये बछड़ा इस लड़की के माँ बाप मरने से पहले हमें संपत्ति के तौर पे दे गए थे। इसीलिए इन्हें लेकर तुम हमसे कहीं दूर चले जाओ। कहीं दूर जाके तुम इस लड़की के साथ रहो। जाओ जाओ। इस तरह कहने पे रमेश और अनामिका उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने सामान लेके एक पुराने घर में जाके रहने लगते हैं। वो घर टूटने के हालत में आ चुका था। रमेश खेत के काम पे जाता था, अनामिका गायों को चराया करती थी, फिर दूध निकाल के शहर के मिठाई के दुकान में जाके उसे बेचा करती थी। लौटते वक्त वो गायों के लिए हरी हरी घास काट के अपने सर के ऊपर रख के घर ले आया करती थी। इस तरह दिन निकल रहे थे। दोनों अच्छा कमा लेते थे। अब एक दिन अनामिका गर्भवती होती है। रमेश खुश होकर मिठाइयाँ लेकर शारदा के पास आता है। माँ, पिताजी, आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। ये सुनकर शारदा प्रसाद बहुत खुश होते हैं, पर बाहर से वो गुस्सा दिखाते हैं। रमेश मिठाई का डब्बा रख के वहां से चला जाता है। शारदा प्रसाद वो मिठाई खुशी खुशी खाते हैं। अब अनामिका पूर्ण रूप से गर्भवती। डिलीवरी का डेट भी आ गया। फिर एक दिन अनामिका अस्पताल जाती है। अनामिका के कोख से एक पुत्री संतान का जन्म होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, शारदा प्रसाद को अपने पोती के लिए बहुत प्यार पनपने लगता है। हर दिन वो पेड़ के पीछे खड़े होकर चोरी छुपे अपनी 6 साल की पोती भव्या को देखा करते थे, और जब अनामिका वहां आती थी तो वो वहां से चले जाते थे। एक दिन भव्या खेल रही थी। अचानक से खेलते खेलते वो बेहोश होके गिर जाती है। ये देखकर अनामिका जल्दी से उसे शहर के एक बड़े से अस्पताल में ले जाती है। बच्ची का हार्ट बहुत कमजोर है, उसे ऑपरेशन की जरूरत है। इसके लिए करीबन 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। जितनी जल्दी पैसों का इंतजाम करेंगे अच्छा होगा। तब तक दवाइयाँ खिलाइए। उनके इस तरह से कहने पे अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। भव्या को लेकर वो घर लौट आती है। अंधेरा होने के बाद वो रमेश को पूरी बात खुल के बताती है। तब से रमेश और अनामिका अपने सारे जान पहचान लोगों से कुछ न कुछ पैसों के लिए मदद मांगते हैं, पर कोई उधार नहीं देता। फिर एक दिन सुदर्शन, जो दूध खरीदा करता था, वो एक तरकीब बताता है। देखो माँ, मैं तुम्हें तो इतने पैसे नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूँ जिससे तुम पैसे कमा सकती हो। बताइए बाबू, वो तरकीब क्या है? जल्दी बताइए, मैं वैसा ही करूँगी। मेरे दुकान में रसमलाई बहुत फेमस है। सभी आसपास के लोग आकर मेरे यहाँ से रसमलाई लेकर जाते हैं। तुम अपने घर में रसमलाई बना के उसे थोड़े महंगे भाव में गांव में घूम घूम के बेचो। सभी लोग खरीदेंगे और इससे तुम जल्दी पैसे कमा लोगी।
सुदर्शन की ये बात सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। वो सुदर्शन से रसमलाई कैसे बनाते हैं वो जल्दी से सीख लेती है। अगले दिन से ही वो गाय का दूध निकाल के रसमलाई बनाती है और उसे एक ठेले में रखकर घूम घूम के पूरे गांव में बेचना शुरू करती है। रसमलाई ले लो रसमलाई, ताजे ताजे दूध से बना हुआ रसमलाई, आइए बाबू आइए। इस तरह वो रसमलाई बेचने लगती है। वहाँ से जो वो पैसे कमाती है उसे वो एक बक्से में जमा करती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर वो दिन आ गया जिस दिन भव्या को लेकर उन्हें अस्पताल जाना था। पैसे तभी भी पर्याप्त नहीं थे। रमेश और अनामिका भव्या को देखकर परेशान हो गए। अपनी पोती की ऐसी परिस्थिति देखकर शारदा और प्रसाद भव्या के पास आते हैं। शारदा आके अनामिका को समझाती है और प्रसाद अपने बेटे रमेश को। शारदा और अनामिका दोनों ने मिलके फैसला लिया वो दोनों मिलके भावना के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगी। तब से वो दोनों मिलके रसमलाई बनाने लगी और गांव में घूम घूम के बेच के पैसे इकट्ठा करने लगी। 1 महीने के अंदर ऑपरेशन के पैसे इकट्ठा हो गए। वो भावना को लेकर हॉस्पिटल गए। माँ, पैसों का इंतजाम हो गया? किया है सर, आप ऑपरेशन कीजिए बस। इस तरह कहकर डॉक्टर शारदा के पास आकर बातचीत करते हैं और फिर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। सभी लोग बहुत घबराए रहते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकल आते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जाके आप लोग भव्या से मिल लीजिए। इस तरह कहने पे सभी लोग भव्या को देखने जाते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ठीक होकर भव्या शारदा प्रसाद के साथ खेलने भी लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।